लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने और जानने की कोशिश करने वाले सभी साथियों को और इस आंदोलन में शामिल सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम, क्रांतिकारी अभिवादन। आपने देखा होगा पिछले कई सप्ताह से कि हम हमारे समय की चिंताओं को लेकर लगातार बात करते आए। आज भी एक बड़ी चिंता को लेकर हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कई सालों से वामपंथी पार्टियां ये कहती आई हैं कि देश में प्राइवेटाइजेशन थोपना, निजीकरण थोपना देश के लिए घातक है। ये कल्याणकारी राज्य की भावना के खिलाफ है। और पिछले 2 साल में जब से कोरोना का संकट गहराया है, हमारे देश की जनता ने जो कष्ट भोगे हैं, फिर एक बार ये बात सामने आई है कि प्राइवेटाइजेशन थोपने से जनता की दिक्कतें कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों वामपंथी पार्टियों, खासतौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कॉल दिया कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए। पिछले दिनों इन मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में वामपंथी पार्टियों और सीपीआई ने खासतौर पर प्रदर्शन किया। तो ये मांग क्यों की जा रही है? इस मांग के करने के क्या कारण हैं और क्या ये मांग इस समय की जानी चाहिए? इन सारे सवालों को लेके आज फिर एक बार, दूसरी बार हमारे साथ हमारे योद्धा साथी सत्यम पांडे जी, कॉमरेड सत्यम पांडे, जिन्होंने छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच शिक्षा के सवाल पे, सामाजिक मूल्यों के सवाल पे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के सवाल पे, लोकतंत्र के सवाल पे, विस्थापितों, शरणार्थितों के सवाल पे, इतने सारे मुद्दों पे लगातार एक योद्धा की तरह काम करते आए हमारे साथी सत्यम पांडे जी आज फिर एक बार हमारे साथ है। तो कॉमरेड सत्यम जी, आपको लाल सलाम। लाल सलाम। तो कॉमरेड सत्यम जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि पिछले दिनों सीपीआई ने फिर एक बार ये मांग करी, इसको लेकर एक प्रदेश व्यापी कॉल दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो ये क्यों किया जाना चाहिए? पिछले 1.5 साल में शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवा में क्षेत्र में कितनी बदहाल स्थितियां हुई, जनता को कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम शिक्षा के मुद्दे पर सवाल करें कि जनता और खासतौर पर वंचित कमजोर तबके को शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन थोपने से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपने तो चूंकि इस मुद्दे पे काफी विस्तार से एक योद्धा की तरह मैदान में काम किया है, तो आप इस बारे में विस्तार से बताइए सत्यम जी। जी शुक्रिया शैली जी। और ये सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और शुक्रिया बोलता हूं कि ये एक जो काम है लाल सलाम कार्यक्रम के अंतर्गत लाउड टीवी के द्वारा किया जा रहा है और आपके संयोजन में किया जा रहा है, ये आज के समय में बहुत जरूरी विमर्श है और एक तरह से आंदोलन का हिस्सा है। तो बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। दूसरा, आपने बिल्कुल दोनों जो जरूरी मुद्दे हैं, इस समय सबसे मौजूद मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत की फैक्टर हैं। इनके बिना किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर वो जनता के बहुतायत हिस्से को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो आपने कहा पहले शिक्षा पर बात करते हैं, तो पहले शिक्षा पर बात करते हैं। देखिए, पिछले 1.5 साल से, खासतौर पे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना की स्थितियां भयावह होना शुरू हुआ और लॉकडाउन लगाया, तब से 2 ही सवाल बहुत चर्चा में रहे हैं और एक तरह से विमर्श के केंद्रीय बिंदु में रहे। शिक्षा, आप देखिएगा कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो ज्यादातर परीक्षाएं चल रही थी, बहुत सारी परीक्षाएं रोकी गई और कुछ परीक्षाएं हो गई थी तो बच्चे अगली कक्षा में जाने का इंतजार कर रहे थे, परिणाम का इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन लग गया, सारी प्रक्रिया बंद हो गई, सारे स्कूल बंद हो गए, सारे कॉलेजेस बंद हो गए और बच्चों को या तो जो एग्जाम पिछले ले लिए गए थे उनके परिणाम आए या फिर उनको जनरल प्रमोशन दिया गया कुछ कक्षाओं। 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होना था और 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। तो लॉकडाउन की वजह से नया सत्र शुरू नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि प्राइवेटाइजेशन था और बड़ी संख्या में बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, इसलिए प्राइवेट स्कूलों ने एक काम शुरू किया जिसको हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ऑनलाइन क्लास।
क्योंकि उनको अपनी फीस को बहाल रखना था, वो बच्चों से फीस ले पाए, इसलिए उनको कुछ काम करना था, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया। ये ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट अचानक से नहीं आया था, बल्कि आप देखिएगा कि कोरोना के इस पूरे काल में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो सरकार करना चाहती थी, कोरोना ने उसकी मदद की। तो ऑनलाइन क्लास जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली नई शिक्षा नीति में भारत सरकार का पहले से सोचा हुआ एक एजेंडा था, जिसको कोरोना की वजह से जो आसानी से हो गया। अब ऑनलाइन क्लास शुरू होती है और ज्यादातर स्कूलों में अगर आप देखिएगा, प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी स्कूलों का सिस्टम फिर भी बेहतर था, और वो बेहतर इसलिए था क्योंकि ज्यादातर बच्चे उसकी कवरेज में आ पाए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने जो ऑनलाइन क्लास शुरू किया, कोई भी टीचर उसके लिए ट्रेंड नहीं था। तो टीचर जब ट्रेंड नहीं होगा इस पर्टिकुलर माध्यम के लिए, तो वो बच्चों को कैसे सहजता से पढ़ा पाएंगे। तो बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हुए जो हम लोग रोज देखते हैं कि बच्चों ने टीचर्स को क्लास से बाहर कर दिया, बच्चों ने किसी को भी क्लास से बाहर कर दिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये कुछ भी नहीं था। हम सब जानते हैं, जिन्होंने एजुकेशन पर काम किया है, जिन्होंने शिक्षा पर जरा भी समझदारी अर्जित की है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, किसी और माध्यम से, वो जानते हैं कि शिक्षा जो है वो इस तरह का माध्यम नहीं है जिसको हम ऑनलाइन संचालित कर सकें। ये ना केवल टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जीवंत संपर्क से उत्पन्न होता है, बल्कि इसमें विद्यार्थियों के बीच में भी आपस में जीवंत संबंध होना पड़ता है। तो विद्यार्थी आपस में इंटरेक्शन करते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनके सवाल होते हैं वो टीचर के सामने पेश करते हैं और जवाब आते हैं, तब जाकर के शिक्षा की प्रक्रिया पूरी होती है। ये ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से एक वन वे ट्रैफिक बना, जिसमें टीचर कुछ बोल रहे हैं, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, बच्चों के कोई सवाल है तो टीचर के पास स्पेस ही नहीं है उनका जवाब देने का, वो तकनीकी दक्षताएं भी नहीं है, और इस तरह से अचानक से एक लंबी और बोझिल प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बच्चों को 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कई बार तो 6-6 घंटे ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ा, और फिर उसमें होमवर्क आया तो उसके लिए फिर 5 घंटे स्क्रीन पर बैठ करके जवाब देने पड़े। ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए बाधा साबित हुआ, बच्चों के लिए तनाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया शुरू हुई, पेरेंट्स के लिए तनाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये इसका एक दुविधा थी। तीसरी दुविधा जो थी वो ये थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया और बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज बढ़ गई और पेरेंट्स का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसकी वजह से बच्चे साइबर फ्रॉड के शिकार हुए, साइबर क्राइम के शिकार हुए, साइबर एब्यूज के शिकार हुए, और हम लोगों ने भोपाल में कई सारी इस तरह की घटनाओं को फेस किया, जहां बच्चे ऑनलाइन एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं पेरेंट्स को नहीं पता, और जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसमें एक स्थिति हमने देखा, भोपाल में एक बच्चे ने सुसाइड किया एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होकर के, और एक बच्ची को एबॉर्शन का शिकार होना पड़ा। ये भयावह स्थितियां थी शैली जी, और ये क्यों उत्पन्न हो रही थी? क्योंकि स्कूल को फीस चाहिए थी, और फीस चाहिए थे तो स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऐसा प्रपंच तैयार किया जिसके बारे में वो खुद भी इक्विप्ड नहीं थे। वो खुद इक्विप्ड होते तो शायद इसको संभाल ले जाते, लेकिन वो खुद भी इक्विप्ड नहीं थे। तो टीचर नहीं बता पा रहे थे बच्चों को कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे डील करना है, ऑनलाइन जो समस्याएं आने वाली हैं, स्क्रीन टाइम जो आपका बढ़ रहा है उसको कैसे डील करना है। बच्चे कब पोर्नोग्राफी के शिकार हो गए, ना टीचर को खबर हुई ना पेरेंट्स को खबर हुई, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि स्कूलों को इस बात को जस्टिफाई करना था, क्योंकि वो एक बड़ी फीस ले रहे थे। तो हमारा कहना यह है कि, और आपने देखा कि सरकार बड़ा एक पेरेंट्स आंदोलन खड़ा हुआ पिछले साल और कहा कि सरकार इस बात पर रोक लगाए, रेगुलेशन तैयार करे कि अगर स्कूल नहीं लग रही है तो फीस क्यों दी जा रही है। हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक समाधान निकाला गया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। परिणाम ये हुआ कि कुछ स्कूलों ने जो एक तरह से प्रोफेशनल दक्षता के साथ थे, उन्होंने ट्यूशन फीस जो पिछले साल लिया जा रहा था उसको बहाल रखा, लेकिन ये बहुत कम परसेंट था। ज्यादातर स्कूलों ने क्या किया कि पिछले साल 3,000 रुपए फीस लेते थे महीने की, तो स्कूल ने 2,500 रुपए ट्यूशन फीस घोषित कर दी, यानी 90% फीस जो है वो ट्यूशन फीस दिखा दी। तो खैर, पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, बच्चे बहुत परेशान हुए। जिन बच्चों के पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा दिया गया, उनको लिंक नहीं भेजा गया। इस साल ये हुआ है कि क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है उस तरह का सरकार का, और हमने देखा स्वास्थ्य पे जब हम बात करेंगे तो शायद वहां भी ये रिफ्लेक्ट होगा कि इस साल सरकार ने ये बंधन नहीं लगाया है,
तो प्राइवेट स्कूल उसी तरह की फीस वसूल कर रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन स्कूल के समय में वसूल कर रहे थे, और ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि जिन बच्चों, और हम जानते हैं पिछले लॉकडाउन से लेकर के इस साल तक के लॉकडाउन में हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है, उनके रोजगार चले गए हैं। रोजगार अगर कायम है तो पहले उनको 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, अब 2,500 मिल रही। उसी स्कूल में आप सोचिए कि जिस स्कूल ने कोई फीस नहीं घटाई है, जो 3,000 की 3,000 फीस ले रहा है, उन्होंने अगर वो 8,000 रुपए अपने टीचर को सैलरी देते थे तो अब 2,000 दे रहे, लेकिन बच्चों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। पीएन को हटा दिया, केयर टेकर को हटा दिया, सबको हटा दिया, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं। सिर्फ टीचर है ऑनलाइन क्लास में, और उस टीचर को 1/4 सैलरी दे रहे हैं और बच्चों से पूरी फीस की डिमांड कर रहे हैं। अब सोचिए कि जिस बच्चे के परिवार की पिता में की नौकरी चलेगी, माता डोमेस्टिक सर्वेंट थी, तो उसकी नौकरी तो पिछले साल से ही खत्म हुई पड़ी है। परिवार का जो कुल आमदनी थी वो खत्म हो गई, घट गई। ऐसे बच्चे पूरी फीस कहाँ से लाएंगे? और अगर पूरी फीस वो नहीं दे रहे हैं तो वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। और हमारे मित्र और इस देश के महान शिक्षाविद डॉक्टर अनिल सदगोपाल कहते हैं कि आप इसको ड्रॉप आउट मत बोलिए, इन बच्चों को पुश आउट किया जा रहा है, धक्के मार करके स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, और बड़ी संख्या में हमारे समाज की आबादी जो है वो शिक्षा से बाहर हो जाएगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम शिक्षा में एक नए तरह का मनुवाद, एक नए तरह का ब्राह्मणवाद और एक नए तरह का पूंजीवाद लेके आ रहे हैं, जिसमें समाज की बहुसंख्यक आबादी के बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं। और एक फैक्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन वो ये बताइए कि ऑनलाइन स्कूल के लिए ये जरूरी है कि सारे बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें। अब आप देखिएगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर, जो कि आप जानते हैं कि इस देश की कुल श्रम शक्ति का 93% से ज्यादा हिस्सा बनता है, उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से आएंगे? पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे माता पिता ने ठेला बेच करके, बकरी बेच करके, बैल बेच करके, ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी बेच करके बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदा। अब परिवार में बच्चे 3 हैं, कई परिवारों में 4 बच्चे हैं, स्मार्टफोन उन्होंने बहुत मुश्किल करके सारी जमा पूंजी खत्म करके खरीद भी दिया। तो एक बच्चे के लिए स्मार्टफोन आ गया। परिवार ने रिक्वेस्ट किया कि चूंकि हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन है, इसलिए आप प्लीज ऐसा कीजिएगा कि अलग अलग बच्चों की जो क्लास है वो अलग अलग टाइम पे लगा लीजिए। स्कूल ने इसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इससे उनके खर्चे बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ता है, हालांकि जो ऑफलाइन स्कूल के जमाने से बहुत ही कम है। तो उन्होंने कंसीडर नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि सिर्फ एक बच्चा ऑनलाइन क्लास में शामिल हो पाया, बाकी 2 या 3 या 4 बच्चे जो थे परिवार के, वो इससे बाहर हुए। बाहर होने वालों में कौन बाहर जाएगा सबसे पहले? तो परिवार में अगर कोई लड़की है तो वो सबसे पहले बाहर गई। परिवार में कोई स्पेशल कैटेगरी का बच्चा है, जिसको हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग का परिभाषा दी है, वो बच्चा बाहर गया। तो जिन बच्चों को शिक्षा की देखभाल की और इंक्लूजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, खासतौर पे लड़कियों को और विशेष बच्चों को, विशेष जरूरत वाले बच्चों को, वो सबसे पहले शिक्षा से बाहर हो गए ऑनलाइन क्लास से। तो शिक्षा ने वर्ग भेद पैदा किया, ऑनलाइन एजुकेशन ने वर्ण भेद पैदा किया और लिंग भेद पैदा किया। और जिन परिवारों को, जिन बच्चों को एजुकेशन में हमको जोर दे के लेके आना चाहिए था, जिद करके लेके आना चाहिए था, निवेदन करके लेके आना चाहिए था, इस प्राइवेट स्कूल के लालच ने उन बच्चों को शिक्षा से बाहर कर दिया। और आप देखिए कि जो बच्चे पिछले 1.5 साल से शिक्षा से बाहर हैं, और स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन, AISF जैसे हमारे छात्र संगठन, NFIW जैसे महिला संगठन, उनको बहुत मेहनत करके किसी तरह से शिक्षा में लेके आए थे। बहुत सारे NGOs जो एजुकेशन पे काम करते हैं, वो इन बच्चों को जो बाल श्रम में संलग्न थे, उनको बहुत मेहनत करके एजुकेशन में लेके आए थे। वो बच्चे 1.5 साल से शिक्षा से बाहर हैं, अब उनको कोई भी शिक्षा में वापस लेके नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक लालच था फीस का, जिस पर न सरकार ने दखल दिया, न बहुत सारी जो राजनीति है, हम तमाम सारे मुद्दों पर राजनीति करते हैं इस देश में, कितने सारे मुद्दों पे हमारी पूंजीवादी पार्टियां राजनीति करती, किसी को ये मुद्दा नहीं लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। कोई बच्चा अगर फीस नहीं दे सकता तो वो क्यों शिक्षा से बाहर जाना चाहिए? और इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि हमारी सरकारी स्कूलों ने, हम जिनकी जितनी मर्जी आलोचना करना चाहें करें, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के और तमाम सारे पैरामीटर पर,
उन प्राइवेट सरकारी स्कूलों ने फिर भी एक बेहतर विकल्प दिया था। वो व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजते थे, वीडियो भेजते थे, और बच्चे का पिता अगर डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता है, वो जब लौट के आएगा बच्चा लिंक देख लेगा, जवाब दे देगा। परिवार में क्या एक से ज्यादा बच्चे हैं तो भी वो पढ़ पाएंगे। जी। तो बड़ी इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण बात कहता आपने हूं कि जी। शिक्षा का निजीकरण जो है वो घातक है, वो बर्बाद कर देने वाला है, ना केवल इस पीढ़ी को बल्कि आने वाली तमाम सारी पीढ़ियों को। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस समय शिक्षा संस्थानों के राष्ट्रीयकरण की डिमांड को तेज करें। ये समय आ गया है जब सरकार को ये फैसला लेना चाहिए कि अगर वो वेलफेयर स्टेट में है, अगर वो कल्याणकारी राज्य को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की पहल करनी चाहिए। आपने ठीक कहा, ये हमारे संविधान में भी बात है कि शिक्षा तो बुनियादी अधिकार है और शिक्षा से वंचित करना क्राइम है, अपराध है। और सरकार अगर जन कल्याणकारी भावना, जन कल्याणकारी राज्य के स्थापना के लक्ष्य से पीछे हट रही है, तो ये सरकार का चरित्र भी बताता है कि सरकार का चरित्र क्या है। शिक्षा के मुद्दे पे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। इससे ये भी जुड़ा मुद्दा है कि पूंजीवादी फासीवादी सरकारें शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को कमजोर कर रही हैं। कितने स्कूल बंद किए गए, कितने शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्ती की ही नहीं जा रही। थोड़ा सा इस बारे में भी बताइए। जी। बिल्कुल शैली जी, मैं इस मुद्दे पे आता हूं और आपने बिल्कुल जरूरी सवाल उठाया। अभी जी। एक शिक्षक संगठन के साथी बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, जी। और उन्होंने बताया, और भोपाल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो बात हुई उससे भी पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जी। सैकड़ों टीचर्स की डेथ हुई है कोरोना की ड्यूटी के चलते। हम्म। और वो ड्यूटी कर रहे थे टीचर जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं थे। कोरोना का जो प्रोटोकॉल होता है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, कैसे आपको जनसंपर्क करना है इसके बीच में, वो टीचर्स को बिल्कुल नहीं पता था। और हमने देखा, आप पिछले साल जब लॉकडाउन खुला था तो हमने देखा कुछ टीचर शराब की दुकानों पर सरकार ने उनकी ड्यूटी लगा दी, और हाँ, बहुत सारे टीचर्स की कोविड सेंटर्स में ड्यूटी लगा दी। ये कैसी शिक्षा शमशान व्यवस्था है, घाटों और पर ये लगाई कैसे ड्यूटी। शराब की दुकानों पर टीचर्स की ड्यूटी लगाई थी सरकार ने? ये कैसा सिस्टम है? और हम कहते हैं कि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा, और इस वजह से ये जो डेथ हुई है हजारों टीचर्स की कोविड ड्यूटी की वजह से या किसी और वजह से, एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। और बड़ा खतरा ये है कि बहुत सारे स्कूल मध्य प्रदेश में एकल टीचर स्कूल थे। अगर उस एकल टीचर की भी डेथ हो गई है तो वो स्कूल किसके भरोसे में? अब कोई टीचर नहीं वहां। पहले भी बहुत सारे स्कूल ऐसे थे, और अब ये संख्या हजारों में पहुंच जाएगी स्कूलों की जहां कोई टीचर नहीं। और ऐसी संख्या तो दसियों हजार में पहुंच जाएगी मध्य प्रदेश में, खासतौर पे आदिवासी अंचल में, जहां का मैंने बहुत, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इन सबको मैंने बहुत देखा है स्कूलों को। पहले ही एक टीचर था वहां, अगर वो टीचर नहीं रहा इस बीच में तो उस स्कूल का क्या? पहले ज्यादातर स्कूल मध्य प्रदेश में गांव में ऐसे थे जहां दो टीचर थे। अधिकांश स्कूल, 80% स्कूल ऐसे थे जहां सिर्फ दो टीचर थे। अब उनमें से एक की डेथ हो गई, तो उस एकल स्कूल के दसियों हजार स्कूल मध्य प्रदेश में हो जाने वाले हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा, उस स्कूल का क्या होगा, ये सवाल हमको एजेंडे पे लेना पड़ेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में बहुत जल्दी फैसला लेना पड़ेगा कि टीचर्स का रिक्रूटमेंट करे, टीचर्स की ट्रेनिंग करे बदली हुई परिस्थितियों में। प्री कोविड इरा अलग था, पोस्ट कोविड इरा अलग है। यहाँ टीचिंग बिल्कुल बदल जाने वाली है। इसके लिहाज से हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और बात मैं कहने की इजाजत लूंगा आपसे, वो ये है कि कोविड ने हमको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख दी है। और वो सीख ये दी है कि ये बिल्कुल जरूरी समय है एक समान शिक्षा व्यवस्था पर काम करने का। न केवल फ्री एजुकेशन, न केवल पब्लिक सेक्टर की एजुकेशन, बल्कि इक्वल एजुकेशन, एक समान एजुकेशन का बहुत जबरदस्त समय है। और वो क्यों है मैं बता रहा हूं आपको। वो इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से 1.5 साल से स्कूल बंद है, और बंद स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं हो रही। ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, एजुकेशन कुछ नहीं हो रहा है। ये ऑनलाइन आप देखिएगा कि पहले जिन घरों में महीने में 1 GB डाटा खर्च होता था, अब उन घरों में दिन का 3 GB डाटा खर्च हो रहा है। और इससे किसको फायदा हो रहा है? ये ऑनलाइन का पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इसमें एजुकेशन कुछ नहीं। तो क्या होना चाहिए था? होना ये चाहिए था कि आप देखिएगा कि मेरी कॉलोनी में अगर 200 परिवार रहते हैं, उन 200 परिवारों के बच्चे 50 स्कूलों में पढ़ते हैं। वो 50 स्कूलों में 3 तरह के बोर्ड काम करते हैं। मध्य प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा मंडल है, सीबीएसई है, आईएसई है, तीन चार तरह के बोर्ड हैं उन 200 परिवारों। होना ये चाहिए था, सरकार को जिसकी पहल करनी चाहिए थी कि हमारी कॉलोनी के 2 या 3 वॉलंटियर को इकट्ठा करके उन 200 परिवारों के सारे बच्चों को, ताकि वो बच्चे, ये जो पिछला 1 साल खराब हुआ, बच्चे के ये मध्यम वर्गीय परिवार फीस भी दे रहे हैं, इनके बच्चे फिर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो ये सारे बच्चे बैठ करके एक साथ पढ़ाई करते, तो मोहल्ला स्कूल शुरू किया जाए। मोहल्ला स्कूल शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है कि सारे बच्चों को एक तरह की शिक्षा के दायरे में लाया जाए, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड में पढ़ रहे हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ें। वहां की सरकारी स्कूल का इंचार्ज, वहां की प्राइवेट स्कूल का इंचार्ज, ये सारे टीचर्स भी उनको वहां बैठ के पढ़ाएं ना। सोशल, हालांकि इस शब्द से मुझे बहुत ऐतराज है, सोशल डिस्टेंसिंग से, लेकिन सरकार इसको अपनाती है तो करे। फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए बस्ती के पार्क में, बस्ती के खुले मैदान में, कॉलोनी के पार्क में, कॉलोनी की सार्वजनिक गैदरिंग के स्थान में, वहां बच्चों को बैठ करके पढ़ाएं। शिफ्ट में पढ़ाएं, बेशक 20 बच्चों को एक साथ पढ़ाएं। अभी मध्य प्रदेश सरकार का कल सर्कुलर आया है जहां वो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में 25 बच्चों को हम परमिट करेंगे एक साथ। तो क्यों नहीं हम 20 बच्चों को एक साथ कॉलोनी के पार्क में पढ़ा रहे थे? आप स्कूल में 2 फीट की दूरी मेंटेन करेंगे, वहां कॉलोनी के पार्क में 10 फीट की दूरी मेंटेन होती, लेकिन बच्चों को एक समान एजुकेशन के दायरे में लाना उसकी जरूरत थी, और वो क्योंकि सरकार के एजेंडे पर नहीं है, और माफ कीजिएगा वो हमारे मध्यम वर्गीय समाज के एजेंडे पर भी नहीं है, क्योंकि हमको बड़ा खराब लगता है कि हमारा बच्चा बस्ती के बच्चे के बैठ के साथ पढ़ेगा, हमारा बच्चा उस बच्चे के साथ बैठ के पढ़ेगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इस लालच ने हमारे बच्चों का, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का भी 2 साल खराब किया है। और ये 2 साल आप जितनी मर्जी उनको फिर बाद में ट्यूशन लगा लीजिए और स्कूल में ला लीजिए, इन 2 सालों को आप वापस नहीं ला सकते, क्योंकि एकेडमिक्स की अपनी जरूरतें होती हैं, पेडागोजी की अपनी जरूरतें होती हैं। अगर 2 साल बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन सेटअप से बाहर रहा है तो आप उसे वापस नहीं ला सकते। तो ये समय ना केवल शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का है, बल्कि शिक्षा के समानता का भी है। एक समान स्कूल, एक समान शिक्षा सबके लिए, ये वक्त की जरूरत है। जो नहीं मानेंगे वो अपने बच्चों का नुकसान करेंगे। और शिक्षा का बजट भी बढ़ाना चाहिए। हमारी सरकारें शिक्षा का बजट बहुत कम रखती है, ये भी आपने महसूस किया? आप देखिए कि 1968 में आया था कोठारी कमीशन, उसने ये रिकमेंड किया था कि शिक्षा पर बजट का 10% और जीडीपी का 4% खर्च किया जाए। तब से लेकर के अब तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे और किसी की सरकार रही हो केंद्र में, सबने जो कमीशन बनाए सबने इसी तरह की सिफारिशें की, किसी सरकार ने इसको लागू नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो बैकलॉग है वो बहुत, 1%, 1.5%, 2% हमारे एजुकेशन पे खर्च रहे, तो बैकलॉग बहुत हो गया। तो इसलिए मैं फिर से रेफर करूंगा प्रोफेसर अनिल सतगोपाल को, वो ये कहते हैं कि अब 4% से काम चलने वाला नहीं है, अब आपको 10% की डिमांड करनी पड़ेगी, और जब तक 10% शिक्षा पे खर्च नहीं किया जाएगा तब तक आप इस देश की शिक्षा को बहाल नहीं कर सकते। सही। तो वो बहुत बड़ी जरूरत है। ये शिक्षा के सवाल पे आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हो गई। अब अपन आते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पे। पिछले 2 साल में कोरोना के संकट के समय हमने देखा कि जनता मर रही है, लुट रही है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और हमको तो लगता है कई बार कि सरकार ने इस लूट की खुली छूट दे दी है। तो प्राइवेटाइजेशन का खतरा, खामियाजा इस देश की जनता को जिस तरह भुगतना पड़ा है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस सवाल का जवाब बहुत सहजता से लेना चाहते हैं, और हमारे जो दर्शक साथी हैं वो भी इस सवाल को देखना चाहते हैं, तो आप कंपेयर कीजिए पिछले साल के कोरोना की वेव में और इस साल की कोरोना की वेव में। जी, बहुत बड़ा फर्क है, और वो बहुत बड़ा फर्क ये है कि पिछली बार भी लोग संक्रमित हुए थे, बड़ी संख्या में संक्रमित हुए थे, और डेथ्स भी हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार जो
मौत का मंजर था वो इतिहास में कभी नहीं देखा गया, किसी ने नहीं देखा। हमारी जनरेशन तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, हम सब सही। उसका शिकार हुए। और हमारे सारे दर्शक इसकी तस्दीक कर सकते हैं, अपनी आत्मा से पूछिए। सवाल ये बात इस बात का नहीं है कि आप सरकार की पॉलिटिक्स की दूसरी वजहों से साथ में हैं, सांप्रदायिक वजहों से और धार्मिक वजहों से और जातिवादी वजहों से बने रहिए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आपके जान पहचान के लोगों में, परिवार के लोगों में, पड़ोस के लोगों में, रिश्तेदारियों में कितनी डेथ हुई, कितनी मौतें हुई, और ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई है क्योंकि पिछले साल सरकार ने न्यायालय के निर्देश पर यह तय किया था कि मध्य प्रदेश में खासतौर पे कि जो भी कोविड पेशेंट होगा उसका प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज किया जाएगा। तो उसके लिए सरकारी अस्पताल में भी इलाज की निःशुल्क सुविधा थी और प्राइवेट अस्पताल में भी थी। इस बार वो नहीं था। प्राइवेट अस्पताल फीस ले रहे थे और फीस जो है वो 2-4 हजार, 10 हजार, 25 हजार नहीं थी। हम लोगों ने देखा है कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों ने फीस ली। इंदौर में एक एस्टिमेट आया, हम सब जानते हैं, अखबार में आया, एक ब्लैक फंगस के इलाज के लिए अस्पताल ने एस्टिमेट बताया था 50 लाख। और आप देखिएगा कि 50 लाख का एस्टिमेट अगर आप देखिएगा, गरीब को छोड़ दीजिएगा, बीपीएल कैटेगरी को छोड़ दीजिएगा, हमारे जो मध्यम वर्गीय साथी जो है ना, वो बहुत उत्साहित रहते हैं सरकार का समर्थन करने के लिए सांप्रदायिकता के सवाल। 50 लाख की फीस हम में से कितने लोग दे सकते? नहीं दे सकते। और नहीं दे सकते तो अभिशप्त है मारे जाने के लिए, अभिशप्त है मौत के लिए। और ये वो वजह है शैली जी जो हमको बात करने की जरूरत है कि ये मौत का मंजर क्यों शुरू हुआ। हम सब लोग जो कोविड सपोर्ट ग्रुप्स चला रहे थे, जो बात कर रहे थे कि लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो वो बात करें, दिन में 200 कॉल अटेंड करते थे। और 200 कॉल में शिकायत क्या होती थी? अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है, बेड बिस्तर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल गया तो वेंटिलेटर का बोल रहा है डॉक्टर, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर मिल गया आईसीयू नहीं मिल रहा है। और उसके बाद फिर एक इंजेक्शन प्रकट हुआ रेमडेसिविर का। डॉक्टर्स, जितने सारे डॉक्टर्स थे, पीपुल्स साइंस नेटवर्क और तमाम सारे उससे जुड़े हुए बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि जरूरत नहीं है हर मरीज को रेमडेसिविर देने की, लेकिन मरीज फोन कर रहा है हमको कि आप तो बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन हमको डॉक्टर ने बोला है कि देना है। और वो इंजेक्शन 800 रुपए का जो इंजेक्शन था वो 20 हजार में, 50 हजार में, 1 लाख तक में भोपाल में और इंदौर में कालाबाजारी में मिल रहा था। ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि हेल्थ सेक्टर प्राइवेट है और यहाँ जो है वो लोगों को इस तरह का था, कोई नियंत्रण नहीं था। जबलपुर में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो वहां के जिलाध्यक्ष थे वो पकड़े गए। और उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं था कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, बल्कि वो प्राइवेट अस्पताल के संचालक थे। हम बोलते रहते हैं दिन रात की डॉक्टर जो भगवान है, डॉक्टर जो भगवान है। वो भगवान क्या कर रहा था? एक खास राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुआ डॉक्टर एक बड़े अस्पताल का संचालक था जिसने इस पूरे कोरोना काल में दसियों करोड़ की कमाई की, वो ये कालाबाजारी कर रहे थे। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो सब हुआ, ये जो कैजुअलिटीज हुई, ये जो हजारों लाखों लोग मारे गए, ये इसलिए मारे गए क्योंकि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में थी। प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ सर्विस इतनी महंगी थी, दुर्लभ थी एक आम आदमी के लिए, सिर्फ बस्ती में रहने वाले बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं, बल्कि प्राइवेट नौकरी करने वाले मध्यम वर्ग के लिए भी इतना महंगा था। कौन 10 लाख दे सकता है? लोग अस्पताल के बाहर मारे गए, लोग बिल नहीं दे पाए तो अस्पताल से बाहर कर दिए गए, मारे गए। लोग टीबी का इलाज कराने अस्पताल गए थे, लोग हार्ट अटैक का इलाज कराने अस्पताल गए थे। हमारी एक बहुत अजीज प्रोफेसर थी, वो उनको चोट लग गई और वो इलाज कराने गई अस्पताल में अपना, और उनका प्लास्टर चढ़ाया गया उनको, और उनको पता चला, कोविड टेस्ट अस्पताल ने कराया, उसमें वो पॉजिटिव पाई गई, कोई सिम्टम नहीं था उनका कोविड का, अस्पताल ने उनको बाहर कर दिया। वो 3 दिन तक हमारे दोस्त, हमारे साथी उनको अस्पताल लेके घूमते रहे। फिर किसी अस्पताल में उनको जो नया कोविड सेंटर खुला था उनका दाखिला हुआ, और 10 दिन बाद वो हमारे बीच में नहीं रही। उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, उनको सिंपल घर में गिर जाने की वजह से एक फ्रैक्चर हुआ था और हमने उनको खो दिया। हमने ऐसे हजारों लोगों को खो दिया, प्रगतिशील साथियों को, हमने डॉक्टर्स को खो दिया। क्योंकि ये जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है ये निर्मम, नग्न,
अश्लील लूट पर टिकी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिसका कंसर्न लोगों के साथ होना चाहिए था वो नहीं था। और जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसको हमारी सरकारों ने, हमारे नीति नियंताओं ने जानबूझ करके इतना खराब और बर्बाद किया। इस बीच में आप सोचिए कि वेंटिलेटर्स आए, इस्तेमाल नहीं हुए। नहीं, प्रधानमंत्री केयर मध्य योजना प्रदेश। से जो वेंटिलेटर्स आए, अखबारों ने बताया कि वो नकली थे, वो काम करने हम्म लायक नहीं थे। और जब हम्म सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी लोगों को, तो हमारे बहुत अच्छे डॉक्टरों ने जो सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे थे उन और बहुत जोखिम के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मरीजों को कहा कि आप प्राइवेट अस्पताल में ले जाइए, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। प्रधानमंत्री केयर योजना से जो वेंटिलेटर आए हैं वो दिखाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। तो फिर मरीज प्राइवेट अस्पताल में गए, वहां उनको कहा कि आप 4 लाख रुपए जमा कराइए तब जाके इलाज मिलेगा। वो नहीं दे पाए, मरीज मारा गया। ज्यादातर लोग ऐसे मारे गए। एक केस हमारे सामने आया कि आयुष्मान योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत प्रचार किया जाता है कि गेम चेंजर योजना ये सरकार कहती है, एक प्राइवेट अस्पताल जो सरकार का बड़ा चहेता है भोपाल में, जहां तमाम सारे लोग जो सरकारी अधिकारी हैं, नेता हैं, वो हम्म सब वहीं इलाज कराने जाते हैं। हम्म उसने बोल दिया हम हम्म आयुष्मान कार्ड नहीं लेंगे। और जिन लोगों ने वो हम्म वीडियो देखा होगा उनको पता नहीं शर्म आई कि नहीं आई, मुझे बहुत शर्म आई कि मैं इस शहर में रहता हूँ, इस राज्य में रहता हूँ। उस प्राइवेट अस्पताल के मालिक के भतीजे ने, जो कोई मेडिकल योग्यता नहीं रखता, एक व्यक्ति को लगभग गरियाते हुए, गाली देते हुए अपने सुरक्षा कर्मियों से ये कहा कि इसको निकाल के बाहर फेंक दो। उसका उस मरीज उसका उस लड़के का परिजन जो है वो अस्पताल में भर्ती था और उनसे लाखों रुपए ये लोग ले चुके थे। उनके पास आयुष्मान कार्ड भी था और कहा हम नहीं लेंगे, हम्म, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को, जैसे आपने कहा, लूट की छूट मिली हुई थी। लूटा, हाँ बुरी हाँ तरह लूटा। जो एलिजिबल लोग थे, जिनसे पैसा नहीं लेना था, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था, जिनके पास आयुष्मान कार्ड था, उनसे भी दसियों लाख रुपए वसूल किए गए। लोग इसलिए मारे गए शैली जी, लोग इसलिए नहीं मारे गए कि कोरोना की वेव बहुत मजबूत थी। अच्छा स्वास्थ्य इंतजाम हो तो कोरोना की मजबूत वेव को भी संभाला जा सकता है। केरल का उदाहरण हमारे सामने है। मध्य प्रदेश से हाँ दसियों गुना ज्यादा केस वहां पर है, लेकिन देखिए कितने हाँ लोग मारे गए। नहीं मारे हाँ गए क्योंकि अस्पतालों में इंतजाम थे। सरकार ने ये तैयारी की थी कि कोरोना की दूसरी वेव आ सकती है। अभी भी हम कह रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, चौथी वेव आ सकती है, पांचवी वेव आ सकती हम्म है। जब तक आप हम्म सारे लोगों का निःशुल्क टीकाकरण नहीं कर देंगे और उसके बाद लंबे समय तक उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं देंगे, तब तक वेव आते रहेंगे। और इसलिए आप देखिएगा कि छोटे कुछ देशों को छोड़ करके, क्यूबा जैसे देशों को छोड़ करके, जहां पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में है, पब्लिक सेक्टर में है, वहां कोई हम्म, कैजुअलिटी नहीं हुई। और वहां के डॉक्टरों ने यूरोप में जाकर के और अमेरिका में जाकर के और तमाम हाँ सारे देशों में जाकर के जीवन बचाए हैं लोगों के। वहां को छोड़ करके बाकी जगह वेव्स आ रहे हैं। ब्रिटेन में तीसरा वेव शुरू हो गया, कई सारे और देशों हम्म में वेव शुरू हो गए और हम्म, हमारे देश में भी आने की संभावना, आशंका है। तो हाँ अगर केरल में कैजुअलिटी नहीं हुई, हम लोग बात करेंगे आगे उस मुद्दे पे खास तौर पे कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने केरल पहली वेव आने के बाद तैयारी की, वेंटिलेटर्स को तैयार किया, ऑक्सीजन संयंत्र तैयार किए। और जो लोग मारे गए हैं वो इसलिए मारे गए उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। कोरोना तो ठीक था सर, लेकिन लोग इसलिए मारे गए क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनको नहीं मिला। मिल जाता वो लोग बच हम्म जाते। तो अभी, और वो हमारे यहाँ की सरकार ने नहीं किया। हमारे यहाँ की सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे में लगी रही, सरकार बचाने में, सरकार गिराने में, दूसरी जगहों की सरकार बनाने में। देश की सरकार की प्राथमिकता क्या थी? देश की जनता। सरकार की प्राथमिकता, जब दूसरी वेव अपने चरम पे थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक राज्य में जाकर के चुनावी रैलियां कर रहे थे। लाखों लोग उन रैलियों में बहुत शामिल हुए उफ, और हमने एक बड़े जमावड़े को, जो कि हरिद्वार में हुआ, हमने उसे नहीं रोका। हमारी हाँ सरकार ने नहीं रोका। नहीं, और उसके बाद बड़ी संख्या में, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, हमको नहीं पता। हमको ये पता है कि भोपाल के पास के गांव से 10 लोग गए थे लौट करके और 8 लोग मारे गए जो वहां से हम्म लौट के आए थे। हम्म। दमोह में कई उपचुनाव हुआ और दमोह में मंदिरों के पंडित लोग, महंत वहां गए थे, आए लौट के, 1 महीने में उनकी मृत्यु हुई कोरोना से। और उन्होंने कितने हजारों लोगों को संक्रमित किया।
भोपाल और सत्यम जी। जबलपुर के दो सबसे बड़े धार्मिक उनको मैं जानता हूँ, जबलपुर में भी और भोपाल में भी। वहां से लौट के आए और बहुत जल्दी उनका निधन कोरोना की वजह से हो गया। तो मैं, और यहाँ आप देखिए कि दमोह उपचुनाव हुआ इस बीच में, दमोह में उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, टीचर्स की जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनमें से 50 टीचर्स की डेथ हो गई। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या है? अगर हमारी प्राथमिकताएं चुनाव जीत करके राजनीतिक सत्ता को मजबूत करना है, तो हम जनता को कोरोना से नहीं बचा सकते। कोरोना से क्या, हम किसी भी बीमारी से नहीं बचा सकते। कौन सी बीमारी हमारी प्राथमिकता में थी? तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि ये जो मौतें हुई हैं, ये इस वजह से नहीं हुई हैं कि कोरोना की वेव आई थी, वो तो बहुत सारे देशों में आई थी। और दुनिया में 3 देशों को छोड़ करके, अमेरिका, ब्राजील और भारत, जहां पे बहुत कट्टरपंथी सरकारें रही, कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका। बाकी जगह किया गया ना। आप देखिए यूरोप में पहले वेव में लोग परेशान हो गए थे, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, लेकिन दूसरे वेव में वो बच गए क्योंकि उन्होंने तैयारी की। हमने तैयारी नहीं की, और इसलिए अगर हमें आगे तीसरी और चौथी और पांचवी वेव से बचना है, तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, और हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है, जैसे कल हम लोगों ने डिमांड किया, उसको नेशनलाइज करना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है, ये सिर्फ वामपंथी डिमांड नहीं है, ये जनपक्षीय डिमांड है, ये समय की डिमांड है। ये जी देश हित की बात है और ये मांग करना भी देशभक्ति का प्रतीक है। देश को सबसे बचाने बड़ी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण किया है ना बिल्कुल कॉमरेड? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो कॉमरेड सत्यम जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। जनता की दिक्कतों को लेकर हमने बात करी, इन दिक्कतों के कारण क्या है इस पे विस्तार से बात करी। इसका मेन कारण ये था कि प्राइवेटाइजेशन इस देश पे थोपा गया। इस समय अगर सरकारों को वास्तव में जनता की चिंता है, केरल की वामपंथी सरकार को हमने देखा कि किस तरह जनता को संभाला, जनता को संरक्षण दिया। यहाँ बात राजनीतिक विचारधारा की भी है कि कौन सी राजनीतिक विचारधारा की सरकार सत्ता में है। तो लेकिन भाजपा का जो चरित्र है हमने देखा केंद्र में। तो हम इस मुद्दे पे आगे भी आपसे कुछ सप्ताह बाद बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे लगातार बातचीत की जानी चाहिए। तो आज हमने जो इस जायज मांग को लेकर बात करी कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए और लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए राष्ट्रीयकरण पहली आवश्यकता है। तो कॉमरेड सत्यम जी, आपको और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लाल सलाम। सत्यम जी, आपको लाल सलाम।